दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमने 4 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहले बात कर ली है। आज हम 5वें फंडामेंटल राइट के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों पे बात करेंगे। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 केवल 2 आर्टिकल इस फंडामेंटल राइट के अंदर रखे गए हैं। खास बात यह है कि ये जो कल्चरल और एजुकेशनल बात की गई है तो शिक्षा आपको 3 बार मिल चुका है। जब हमने आर्टिकल 21 की बात की थी तो वहां पे भी आपने शिक्षा का अधिकार देखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए वहां पर शिक्षा के अधिकार का मतलब एक सामान्य नागरिक से है। मतलब 6 से 14 साल तक के उम्र के बच्चों को सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगी। जब हमने दूसरी बार शिक्षा की बात की वहां हमने धार्मिक शिक्षा शब्द जोड़ा, मतलब किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक उपदेशों के शिक्षा की बात की। वहां पे हमने आर्टिकल 28 की बात की। यहां जब हम बात करेंगे तो बेसिकली हम माइनॉरिटीज के लिए बात करेंगे। तो 2 आर्टिकल्स क्या क्या है हम देखते हैं। आर्टिकल 29 में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी एक शब्द आप ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक का हित, यानी आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, मतलब जो अल्पसंख्यक समूह होगा ये अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 30 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा? अल्पसंख्यकों के द्वारा। ये शब्द काफी आ रहा है और इस पर 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो आखिर हम देखते हैं माइनॉरिटी क्या होता है। सुनते हैं, नाम से हमें यह समझ में आ रहा है माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, यानी कोई भी समूह अगर किसी भी क्षेत्र में संख्या में कम है तो उसे हम अल्पसंख्यक बोल देते हैं। तो पहला सवाल तो यह आता है कि अल्पसंख्यक शब्द को कहां परिभाषित किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यक शब्द हमारे संविधान में प्रयोग तो किया गया है, लेकिन इसको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरी बात ध्यान रखना है, सर आखिर ये अल्पसंख्यक होता क्या है? बड़े कंफ्यूज हैं हम। कंफ्यूज होना भी चाहिए, क्यों? समझता है। आखिर अल्पसंख्यक का आधार क्या है? तो क्योंकि कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट बेसिकली अगर हम अभी तक के हिस्ट्री की बात करें 2 ग्राउंड्स के बेसिस पे माइनॉरिटीज को डिसाइड किया जाता है। एक तो होता है धार्मिक आधार, यानी रिलीजियस ग्राउंड्स पे हम किसी को माइनॉरिटी जज करते हैं, और दूसरा भाषाई आधार यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम किसी को अल्पसंख्यक जज करते हैं। सामान्य सा उदाहरण देखते हैं। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में सिख माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर हम सिख धर्म की बात करें तो सिखों को अल्पसंख्यक माना जाता है। जम्मू कश्मीर में हिंदू संख्या में बड़े कम थे, तो इसीलिए वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जाता था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है। तो आखिर हम बात करते हैं अल्पसंख्यक से जोड़कर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। दूसरी बात कि आखिर अल्पसंख्यकों के हित के लिए सरकार इतनी चिंता क्यों करती है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप अनसेटिस्फाइड होगा तो वो हमारे कंट्री के लिए थ्रेट है, एक प्रॉब्लम है। 1978 में अल्पसंख्यक आयोग बनाने की बात की गई। 1978 में जो अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था वो गृह मंत्रालय के अधीन था, और बाद में 1984 में इस आयोग को गृह मंत्रालय से अलग किया गया। इस आयोग ने अपनी जांच में कई बार यह पाया कि भारत में जो अल्पसंख्यक समूह है वो असुरक्षित महसूस करता है और कई बार कई आधारों पर उनके साथ भेदभाव भी होता है। 1992 याद रखना है, 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट लाया गया, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में लाया गया, जिसके तहत संवैधानिक तौर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित किया गया। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष लाया गया? जवाब होगा 1992। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे मोहम्मद सरदार अली खान।
अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है न्यायमूर्ति हसन रिजवी। हसन रिजवी वर्तमान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अब हम बात करते हैं आखिर भारत में किसे किसे अल्पसंख्यक माना गया। 1992 में जब अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम में आयोग को कुछ काम करना था। आयोग ने काम किया और एक रिपोर्ट या एक अधिसूचना जारी की। 23 अक्टूबर 1993 को जारी अधिसूचना में 5 संप्रदायों को या 5 धर्मों को मानने वाले लोगों को अल्पसंख्यक बनाया गया। तो वो 5 कौन से थे जानते हैं। पहला मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध। ये 5 समुदाय या 5 धर्मों के लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत शामिल किए गए 1993 में। 27 जनवरी 2014 को एक अधिसूचना और जारी की गई तथा जैन धर्म को भी अल्पसंख्यकों की सूची में शामिल कर दिया गया। इसका मतलब वर्तमान में भारत में 6 धर्मों को अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत माना जाता है। तो अभी हमने बात की कि आखिर अल्पसंख्यक क्या है, कहां पर डिफाइन किया गया है, इससे जोड़कर अधिनियम कब लाया गया, आयोग कब बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कब किस धर्म को अल्पसंख्यक किस श्रेणी में शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है, और इससे बेसिकली हम ये समझते हैं ये माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनॉरिटीज के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या कहता है। पॉलिटी के टर्म्स आपके लिए थोड़ा सा टफ जरूर हो सकते हैं, इसलिए हम इनको आराम से बात करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स मिक्स ना हो। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब हम देखते हैं आखिर किस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। पहली बात क्या कहता है ये आर्टिकल पहली बात कहता है कि राज्य के अंतर्गत नागरिकों या उसके किसी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति को सुरक्षित या संरक्षित करने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है समझता है। इसका मतलब यह है कि नागरिकों का एक समूह राज्य के अंदर कहीं भी रहे, वो अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपनी स्क्रिप्ट को और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये राइट उसे किसने दिया हुआ है, उसे दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसका एक सामान्य सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स अपने कल्चर के लिए काफी सेंसिटिव होता है, और अगर कई बार लोग उनके कल्चर में, कई बार आपने देखा होगा जंगलों में जो भील जनजाति के लोग हैं या कुछ अन्य ट्राइब्स के लोग हैं, अगर लोग उनके बेल्ट में एंटर करते हैं तो कई बार वो एग्रेसिव भी हो जाता है, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं होता है, पुलिस फोर्स नहीं भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी बात ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य के अंदर किसी भी संस्था में या राज्य के द्वारा संचालित किसी संस्था में, चाहे तो वो राज्य से अनुदान प्राप्त करे या ना करे, वहां किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। मतलब क्या समझिए, अगर कोई भी रीजन है जहां पर एक ही बिलीफ्स के लोग हैं, या ऐसे एग्जांपल समझिए, अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, अगर हिंदुस्तान में हम बात करें जहां सिर्फ हिंदू हैं, तो किसी स्कूल में या किसी अन्य ऑफिस में किसी सिख को एंटर करने से, किसी मुस्लिम को एंटर करने से रोका जाए तो बेसिकली वो माइनॉरिटी है और इनको ऐसा रोका नहीं जा सकता है। मतलब आर्टिकल 29 दो बातें करता है। एक तो ये कहता है जो ग्रुप है, अभी देखिएगा यहां पर इस बात को क्लियर रखेंगे, केवल माइनॉरिटी की बात नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, नागरिकों का अनुभाग अपने बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित कर सकता है। दूसरी बात कहती है कि उसे किसी भी संस्था में उसके धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा।
नागरिकों के अनुभाग के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है नागरिकों के अनुभाग से मतलब ये है मे बी माइनॉरिटीज, मतलब अल्पसंख्यक भी हो सकता है और बहुसंख्यक भी हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हालांकि आर्टिकल 29 क्लियरली बताता है कि ये जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, लेकिन उसकी जो वर्डिंग्स हैं वो एक्सप्लेन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ना भैया सिर्फ अल्पसंख्यक बल्कि बहुसंख्यक भी अपने भाषा, बोली, संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समूह के लोगों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना एवं उनके प्रशासन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अल्पसंख्यक समूह के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कैसे? ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप अपने रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों का पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। अब समझने की बात क्या है, अगर आपने सुना होगा मदरसे, तो जो मदरसे हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी अपने कल्चर को या अपने से जुड़े ग्रंथों को वहां पर जो है पढ़ा सकता है। तो अपने रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रबंधन भी कर सकता है। खास बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये संरक्षण देता है। संरक्षण किस बात से देता है? राज्य जो इकोनॉमिक हेल्प करता है, राज्य आर्थिक सहायता देने में ऐसे संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल कहता है। ये आर्टिकल कहता है कि राज्य जब इकोनॉमिक स्टेट कुछ डोनेशन देता है कुछ इंस्टीट्यूट्स को, तो राज्य जब आर्थिक सहायता देगा तो ऐसे संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और क्या बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो आर्टिकल है ये नागरिकों के अनुभाग की बात नहीं करता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समूह के लिए है, और अल्पसंख्यक किस आधार पर? भाषाई और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें या उनका प्रबंधन करें, तो उसकी स्वतंत्रता हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 देता है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। थैंक यू।